उत्तर भारत के एक सुदूर कोने में अरावली की प्राचीन पहाड़ियों के बीच एक ऐसा महल खड़ा था जिसके बारे में फुसफुसाहटें सदियों से चली आ रही थी। भानगढ़ का किला नहीं, बल्कि एक और कम ज्ञात पर उससे कहीं अधिक भयावह राजगढ़ पैलेस। ये महल अपनी भव्यता के लिए नहीं, बल्कि अपने गहरे काले रहस्यों और उन आत्माओं के लिए जाना जाता था जो इसकी दीवारों में कैद थी। सूरज की रोशनी भी यहां आते ही फीकी पड़ जाती थी और हवा में हमेशा एक अजीब सी उदासी और ठंडक महसूस होती थी, मानो समय खुद यहां ठहर गया हो। स्थानीय लोग इस महल के पास से गुजरने से भी कतराते थे। कहानियां थी कि रात के समय महल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, कभी बच्चों के रोने की तो कभी किसी महिला के विलाप की। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया था कि उन्होंने महल की खिड़कियों से जलती हुई आंखों को झांकते देखा है। ये महल एक अभिशाप से घिरा हुआ था, ऐसा माना जाता था। जिसने भी इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की वो या तो कभी वापस नहीं लौटा, या अगर लौटा भी तो उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो कभी सामान्य नहीं हो पाया। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो अनजाने में या जानबूझकर उस रहस्य की ओर खिंचा चला आता है। इस कहानी का नायक था आरव। आरव एक युवा, उत्साही इतिहासकार और पैरानॉर्मल शोधकर्ता था। उसका जुनून था भारत के अनसुलझे रहस्यों को खोजना और उनके पीछे की सच्चाई को उजागर करना। उसने कई पुरानी हवेलियों, खंडहरों और किलों का दौरा किया था, लेकिन राजगढ़ पैलेस की कहानियों ने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया था। उसके दोस्तों और सहयोगियों ने उसे इस जगह से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन आरव का दृढ़ संकल्प अटल था। वो मानता था कि हर भूतिया कहानी के पीछे एक तार्किक या ऐतिहासिक सच्चाई छिपी होती है जिसे जानने की जरूरत है। आरव ने राजगढ़ पैलेस के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती थी वो इकट्ठा की। उसे पता चला कि ये महल लगभग 300 साल पुराना है और कभी राजगढ़ रियासत के राजा विक्रम सिंह का निवास स्थान था। राजा विक्रम सिंह अपनी क्रूरता और सनक के लिए जाने जाते थे। उनकी रानी मृणलिनी अपनी सुंदरता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन अचानक एक रात महल में एक भयानक घटना हुई। रानी मृणलिनी और उनके 2 छोटे बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। राजा विक्रम सिंह भी कुछ दिनों बाद मृत पाए गए। उनकी लाश महल के गुप्त तहखाने में मिली थी, जहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। इस घटना के बाद महल को त्याग दिया गया और ये धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता चला गया। लोगों का मानना था कि रानी मृणलिनी की आत्मा अपने बच्चों के साथ न्याय की तलाश में महल में भटक रही है। आरव ने अपनी टीम के साथ राजगढ़ पैलेस जाने का फैसला किया। उसकी टीम में एक अनुभवी कैमरामैन समीर और एक पैरानॉर्मल इक्विपमेंट विशेषज्ञ प्रिया शामिल थे। समीर थोड़ा संशयवादी था, लेकिन प्रिया हर पैरानॉर्मल गतिविधि में विश्वास रखती थी और उसके पास आधुनिकतम उपकरण थे, जैसे EMF मीटर, नाइट विजन कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर। उन्होंने अपनी यात्रा की योजना बनाई, सभी आवश्यक उपकरण पैक किए और एक ऐसे रहस्य को उजागर करने के लिए निकल पड़े जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी जीवित व्यक्ति को अपने शिकंजे में ले सकता है। उनकी गाड़ी राजगढ़ पैलेस की ओर जाने वाली धूल भरी उबड़ खाबड़ सड़क पर आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंच रहे थे, आसपास का माहौल और शांत होता जा रहा था। पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गई थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। आरव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसका उत्साह उस बेचैनी पर हावी था। वो नहीं जानता था कि ये यात्रा उसे किस मोड़ पर ले जाएगी, लेकिन वो तैयार था, या शायद वो सोच रहा था कि वो तैयार है उस अदृश्य शक्ति का सामना करने के लिए जो इस महल की दीवारों में सदियों से कैद थी। राजगढ़ पैलेस की विशाल टूटी हुई दीवारें दूर से ही दिखाई दे रही थी।
जैसे ही उनकी एसयूवी महल के मुख्य द्वार के पास रुकी, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे समीर के रोंगटे खड़े हो गए। महल का मुख्य द्वार, जो कभी भव्य रहा होगा, अब जंग खाया हुआ और आधा टूटा हुआ था, मानो वो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जबरन खोला गया हो। चारों ओर घनी झाड़ियां और सूखे पेड़ थे जो महल को और भी डरावना रूप दे रहे थे। तो यही है राजगढ़ पैलेस, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। आरव ने अपने कैमरे से महल का एक शॉट लिया। हाँ, और ये हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा है। समीर ने अपना कैमरा तैयार करते हुए कहा, बस उम्मीद है कि हमें यहां कुछ मिलेगा, वरना ये सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसके शब्दों में एक नकली आत्मविश्वास था जिसे आरव और प्रिया दोनों ने भाप लिया। वे तीनों अपने उपकरणों के साथ महल के अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। पुरानी धूल, नमी और कुछ ऐसा जो वे पहचान नहीं पा रहे थे। शायद सदियों पुरानी निराशा की गंध। मुख्य हॉल विशाल था, लेकिन छत का बड़ा हिस्सा ढह चुका था और सूरज की रोशनी कुछ ही जगहों से अंदर आ रही थी, जिससे हॉल में अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थी। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ चुका था और कहीं कहीं पुरानी पेंटिंग के धुंधले निशान दिखाई दे रहे थे। प्रिया ने अपना ईएमएफ मीटर चालू किया। यहाँ ईएमएफ रीडिंग सामान्य से थोड़ी ज्यादा है, खासकर इस कोने में। उसने एक टूटी हुई मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। आरव ने उस मूर्ति के पास जाकर देखा। वो एक नर्तकी की मूर्ति थी जो अब आधी टूट चुकी थी, लेकिन उसकी भंगिमा में अभी भी एक अजीब सी सुंदरता थी। लगता है यहाँ कुछ ऊर्जा है, आरव ने कहा। वे आगे बढ़े, एक के बाद एक कमरों से गुजरते हुए। हर कमरे में एक अलग कहानी छिपी हुई थी जो खामोशी में दबी हुई थी। रसोई घर में टूटे हुए बर्तन बिखरे पड़े थे। शयन कक्ष में एक पुराना फटा हुआ पर्दा हवा में धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। अचानक प्रिया का ईएमएफ मीटर तेजी से बीप करने लगा। आरव, समीर, यहां आओ। रीडिंग बहुत ज्यादा है। वे सब एक छोटे से कमरे में थे जो शायद बच्चों का कमरा रहा होगा। कमरे में एक टूटा हुआ झूला और कुछ पुरानी फटी हुई गुड़िया बिखरी पड़ी थी। प्रिया का मीटर लगभग पागल हो गया था। उसकी सुई लगातार लाल निशान पर थी। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? आरव ने पूछा। समीर ने अपने कैमरे को चारों ओर घुमाया। मुझे तो बस ठंड लग रही है और ये कमरा अजीब सा है। तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा फुसफुसा रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि वे निश्चित नहीं थे कि उन्होंने उसे सुना भी है या नहीं। क्या तुमने सुना? प्रिया ने पूछा। उसकी आंखें फैल गई थी। आरव ने अपना वॉइस रिकॉर्डर चालू किया। क्या है? मुझे लगा जैसे कोई बच्चा बोल रहा था, प्रिया ने कहा। समीर ने कैमरे का फोकस उस झूले पर किया। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, लेकिन आरव और प्रिया दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें यकीन था कि उन्होंने कुछ सुना था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, महल के अंदर की खामोशी और गहरी होती गई। सूरज की आखिरी किरणें भी महल की दीवारों से गायब हो गई और अब उन्हें टॉर्च की रोशनी पर निर्भर रहना पड़ा। प्रिया ने अपने नाइट विजन कैमरे लगाए और समीर ने भी अपने कैमरे पर नाइट मोड ऑन कर लिया। वे महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ रहे थे, जहां राजा का निजी कक्ष और पुस्तकालय होने की संभावना थी। यह हिस्सा और भी ज्यादा जीर्ण शीर्ण था और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। आरव, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे लगता है हमें आज के लिए वापस चलना चाहिए। नहीं समीर, हम इतनी दूर आ गए हैं, हमें कम से कम पुस्तकालय तक पहुंचना होगा। शायद वहां हमें कोई डायरी या दस्तावेज मिल जाए, आरव ने दृढ़ता से कहा। वे एक संकरी सीढ़ी से ऊपर चढ़े, जो एक बड़े लकड़ी के दरवाजे पर जाकर खत्म होती थी। दरवाजा भारी था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी।
आरव ने उसे धक्का दिया और वो एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक विशाल पुस्तकालय था जहां पुरानी दीमक लगी किताबें अलमारियों में बिखरी पड़ी थी। हवा में पुरानी किताबों और लकड़ी की गंध थी। प्रिया का ईएमएफ मीटर फिर से तेजी से बीप करने लगा। यहाँ कुछ बहुत शक्तिशाली है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। आरव ने अपनी टॉर्च की रोशनी अलमारियों पर घुमाई। हमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मिल सकता है। तभी एक किताब अचानक अलमारी से नीचे गिर गई। तीनों चौंक गए। समीर ने अपना कैमरा उस किताब पर केंद्रित किया। आरव ने किताब उठाई। वो एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही धुंधली हो गई थी। ये राजा विक्रम सिंह की डायरी हो सकती है, आरव ने उत्साहित होकर कहा। प्रिया ने अपने ईएमएफ मीटर की ओर देखा। जब से ये किताब गिरी है, रीडिंग और ज्यादा बढ़ गई है। डायरी के पहले पन्ने पर धुंधली स्याही में लिखा था, ये महल अभिशापित है। आरव ने डायरी को सावधानी से खोला। पन्ने इतने नाजुक थे कि उन्हें छूने से भी फटने का डर था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी डायरी पर केंद्रित की और पढ़ना शुरू किया। डायरी की भाषा पुरानी हिंदी थी, जिसे समझने में थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन आरव को उसकी आदत थी। डायरी राजा विक्रम सिंह की थी और उसमें महल के निर्माण से लेकर उनके शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन था। शुरुआती पन्ने राजा के गर्व और महल की भव्यता के बारे में थे, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, डायरी का स्वर बदलता गया। राजा की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और वो अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र करने लगे थे। एक प्रविष्टि में लिखा था, आज रात मैंने फिर उसे देखा। एक काली परछाई मेरी रानी के कक्ष की ओर जाती हुई। मैंने सैनिकों को भेजा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या ये मेरा भ्रम है या महल में कुछ और है? एक और प्रविष्टि में राजा ने अपनी रानी मृणलिनी के बारे में लिखा था। मृणलिनी उदास रहती है। वो कहती है कि उसे महल में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। मैं उसे दिलासा देता हूं, लेकिन मेरे मन में भी डर बैठ गया है। आरव पढ़ता रहा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। डायरी में राजा ने एक गुप्त तहखाने का भी जिक्र किया था, जहां उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीजें और कुछ प्राचीन कलाकृतियां रखी थी। उन्होंने लिखा था कि वो तहखाना महल के सबसे पुराने हिस्से में एक गुप्त मार्ग से जुड़ा हुआ था। ये रहा वो तहखाना, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। राजा ने लिखा है कि वो महल के सबसे पुराने हिस्से में है और वहां एक गुप्त मार्ग है। प्रिया ने अपने ईएमएफ मीटर की ओर देखा। रीडिंग अभी भी बहुत ज्यादा है, शायद उस तहखाने में ही कुछ है। तभी उन्हें एक तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे से गुजरा हो। तीनों ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुस्तकालय में सिर्फ पुरानी किताबों की गंध और खामोशी थी। क्या था वो? समीर ने घबराकर पूछा। मुझे नहीं पता, आरव ने कहा। उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। शायद कोई जानवर। लेकिन प्रिया ने अपना सिर हिलाया। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। उन्होंने डायरी में तहखाने के गुप्त मार्ग का पता लगाने की कोशिश की। राजा ने लिखा था कि वह मार्ग एक विशेष प्रतीक के पीछे छिपा हुआ है। आरव ने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई। दीवारों पर कई प्राचीन प्रतीक और नक्काशी बनी हुई थी। तभी समीर की टॉर्च की रोशनी एक बड़े धुंधले प्रतीक पर पड़ी। वो एक उल्टा त्रिकोण था, जिसके बीच में एक आंख बनी हुई थी। आरव, ये देखो, समीर ने कहा। आरव ने डायरी में उस प्रतीक का वर्णन पढ़ा था। यही है, राजा ने इसी प्रतीक का जिक्र किया था। आरव ने उस प्रतीक के पास जाकर उसे छुआ। वो पत्थर का बना हुआ था, लेकिन छूने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने प्रतीक को दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद इसे घुमाना होगा, प्रिया ने सुझाव दिया। आरव ने प्रतीक को धीरे से घुमाया। एक धीमी
घिसटती हुई आवाज के साथ प्रतीक के पीछे की दीवार खिसकने लगी, जिससे एक अंधेरा संकरा रास्ता खुल गया। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई, जैसे सदियों से कोई चीज वहां बंद हो। ये रहा तहखाना, आरव ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह और डर का मिश्रण था। समीर ने अपने कैमरे को रास्ते की ओर किया। मुझे सच में यहां अंदर जाने का मन नहीं है। समीर, हम इतनी दूर आ गए हैं, हमें यह जानना होगा कि राजा ने यहां क्या छुपाया था, आरव ने कहा। प्रिया ने अपने ईएमएफ मीटर को फिर से जांच किया। रीडिंग अब चरम पर है। ये जगह ऊर्जा से भरी हुई है। वे तीनों संकरे रास्ते में दाखिल हुए। रास्ता नीचे की ओर जाता था और हवा में नमी और घुटन बढ़ती जा रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में सिर्फ कुछ ही कदम आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और कहीं कहीं से पानी टपक रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रही थी, लेकिन उसमें एक दर्द और निराशा थी। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? प्रिया ने पूछा। हाँ, आरव ने कहा, ये फुसफुसाहट है। समीर ने अपना कैमरा कसकर पकड़ लिया। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन आरव का जुनून उसे आगे खींच रहा था। वो जानना चाहता था कि इस महल में क्या हुआ था, और ये तहखाना उस रहस्य की कुंजी हो सकता था। रास्ता एक बड़े गोलाकार कक्ष में जाकर खत्म हुआ। कक्ष के बीच में एक बड़ा पत्थर का वेदी जैसा कुछ था और उसके चारों ओर कुछ प्राचीन कलाकृतियां बिखरी पड़ी थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। आरव ने अपनी टॉर्च की रोशनी वेदी पर घुमाई। वेदी पर कुछ अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी और उसके बीच में एक छोटा लकड़ी का बक्सा रखा था। ये क्या है? समीर ने पूछा। मुझे नहीं पता, आरव ने कहा, लेकिन ये जगह बहुत अजीब है। प्रिया का ईएमएफ मीटर अब लगातार बीप कर रहा था। उसकी सुई लाल निशान पर स्थिर थी। तभी उन्हें एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उनके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर अचानक बुझ गई। पूरे तहखाने में घना अंधेरा छा गया। आरव, समीर, मेरी टॉर्च बुझ गई, प्रिया ने घबराकर कहा। मेरी भी, समीर ने कहा। आरव ने अपनी टॉर्च को हिलाया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही थी। वे तीनों अब पूरी तरह से अंधेरे में थे और उन्हें सिर्फ एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी जो उनके ठीक बगल से आ रही थी। आवाज इतनी दर्दनाक और वास्तविक थी कि वे तीनों अपनी जगह पर जम गए। रानी मृणलिनी, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। रोने की आवाज और तेज हो गई और उसके साथ बच्चों के रोने की आवाज भी जुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे आवाजें उनके चारों ओर घूम रही हों, उन्हें घेर रही हों। समीर ने घबराकर चिल्लाया, यहां से निकलो, जल्दी। लेकिन वे अंधेरे में रास्ता नहीं देख पा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। आरव ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च को फिर से ऑन करने की कोशिश की। एक बार, दो बार और तीसरी बार टॉर्च की रोशनी वापस आ गई। रोशनी में उन्होंने देखा कि वेदी पर रखा लकड़ी का बक्सा खुला हुआ था और उसके अंदर एक पुराना खून से सना हुआ लॉकेट पड़ा था। लॉकेट में एक महिला और दो बच्चों की धुंधली तस्वीर थी और तभी उन्हें अपने ठीक सामने एक धुंधली पारदर्शी आकृति दिखाई दी। वो एक महिला की आकृति थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली थी। उसके हाथों में दो छोटे पारदर्शी बच्चे थे जो रो रहे थे। रानी मृणलिनी की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। उसके बच्चों की आत्माएं उसके चारों ओर मंडरा रही थी। उनकी रोने की आवाजें तहखाने में गूंज रही थी।
समीर ने डर के मारे अपना कैमरा गिरा दिया और प्रिया की आंखें भय से चौड़ी हो गई। आरव हालांकि डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक शोधकर्ता का जुनून जाग उठा था। वो जानता था कि ये एक ऐसा पल था जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन इसकी भयावता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। रानी की आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हवा में ठंडक और बढ़ गई और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके गले को कस रहा हो। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आरव ने हिम्मत करके कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम बस जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। रानी की आत्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसकी आंखें और तेज हो गई, जैसे वह उन्हें अपने दर्द में डुबो देना चाहती हो। बच्चों की आत्माएं और तेजी से रोने लगी और उनकी आवाजें इतनी तीखी हो गई कि उनके कानों में दर्द होने लगा। प्रिया ने अपने ईएमएफ मीटर की ओर देखा। उसकी सुई अब अधिकतम पर थी और मीटर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये बहुत ज्यादा है आरव, हमें यहां से निकलना होगा। समीर ने जमीन पर गिरा हुआ अपना कैमरा उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का गुप्त मार्ग बंद हो चुका था। दीवार फिर से अपनी जगह पर आ गई थी और वे अंदर फंस गए थे। दरवाजा बंद हो गया। समीर चिल्लाया। रानी की आत्मा अब उनके बहुत करीब थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभरने लगी, जो दर्द और बदले की भावना से भरी हुई थी। आरव ने तुरंत लकड़ी का बक्सा उठाया जिसमें लॉकेट था। उसने देखा कि बक्से के अंदर एक और छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। उसने उसे खोला। उस पर राजा विक्रम सिंह की लिखावट में कुछ पंक्तियां लिखी थी। मैंने उसे धोखा दिया। मैंने उसे और मेरे बच्चों को यहाँ कैद कर दिया। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी जब तक कि उसे न्याय न मिले। ये पढ़ते ही आरव को पूरी कहानी समझ में आ गई। राजा विक्रम सिंह ने अपनी रानी और बच्चों को इस तहखाने में कैद कर दिया था, शायद किसी राजनीतिक कारण से या अपनी सनक के कारण, और फिर उन्हें यही मरने के लिए छोड़ दिया था। राजा खुद भी बाद में यही मृत पाए गए थे। शायद रानी की आत्मा ने उनसे बदला लिया था, या वे खुद अपनी करनी के बोझ तले दब गए थे। राजा ने तुम्हें यहाँ कैद कर दिया था, है ना? आरव ने रानी की आत्मा से पूछा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को। रानी की आत्मा की आंखों में एक चमक सी आई, जैसे उसे किसी ने समझा हो। रोने की आवाजें थोड़ी धीमी हुई। हमें अफसोस है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, आरव ने कहा। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तभी प्रिया ने एक और उपकरण निकाला, एक स्पिरिट बॉक्स। ये एक ऐसा उपकरण था जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को स्कैन करके आत्माओं को बोलने की अनुमति देता था। उसने उसे चालू किया। स्पिरिट बॉक्स से अजीबोगरीब टूटी फूटी आवाजें आने लगी। न्याय, बदला, तुम्हें क्या चाहिए? आरव ने पूछा। शांति, मुक्ति, स्पिरिट बॉक्स से आवाज आई। रानी की आत्मा अब उनके ठीक सामने थी। उसके हाथ उनके चेहरे की ओर बढ़ रहे थे। समीर और प्रिया डर के मारे पीछे हट गए। आरव को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो और उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने लॉकेट को अपने हाथ में कसकर पकड़ा। तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, आरव ने कहा। तुम्हें बस हमें बताना होगा कि क्या हुआ था। तभी स्पिरिट बॉक्स से एक और आवाज आई जो ज्यादा स्पष्ट थी। राजा, विश्वासघात, तहखाना, मौत। रानी की आत्मा ने अपने हाथों से वेदी की ओर इशारा किया। आरव ने देखा कि वेदी के नीचे एक छोटी सी दरार थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दरार में डाली। अंदर कुछ चमक रहा था। आरव ने हिम्मत करके अपना हाथ दरार में डाला और एक छोटी सी धातु की वस्तु निकाली। वो एक पुरानी चाबी थी। ये चाबी किसकी है? आरव ने पूछा। स्पिरिट बॉक्स से आवाज आई, गुप्त दरवाजा। आरव ने चाबी को ध्यान से देखा। वो एक बहुत ही पुरानी, जटिल डिजाइन वाली चाबी थी। रानी की आत्मा ने फिर से वेदी की ओर इशारा किया।
लेकिन इस बार उसकी आंखें वेदी के पीछे की दीवार पर टिकी थी। आरव ने उस दीवार पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। वहां एक छोटा सा अदृश्य दरवाजा था जो दीवार के रंग में घुल मिल गया था। ये एक और गुप्त दरवाजा है, प्रिया ने कहा। आरव ने चाबी को उस दरवाजे के ताले में डाला। चाबी ठीक बैठ गई। उसने उसे घुमाया और एक धीमी घिसटती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर एक और छोटा सा कक्ष था जहां एक कंकाल पड़ा हुआ था। कंकाल के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। आरव ने कागज का टुकड़ा उठाया। वो एक वसीयत थी, राजा विक्रम सिंह की। वसीयत में लिखा था कि उन्होंने अपनी रानी और बच्चों को महल के खजाने की रक्षा के लिए इस तहखाने में कैद कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके दुश्मन खजाने को लूट लेंगे। उन्होंने ये भी लिखा था कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है और उन्होंने रानी की आत्मा से माफी मांगी थी। ये पढ़ते ही रानी की आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों के रोने की आवाजें पूरी तरह से बंद हो गई। तो राजा ने तुम्हें खजाने की रक्षा के लिए कैद किया था, आरव ने कहा, और अब वो तुमसे माफी मांग रहा है। रानी की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसके चेहरे पर दर्द की जगह शांति आ रही थी। बच्चों की आत्माएं भी उसके चारों ओर घूमती हुई धीरे धीरे गायब होने लगी। उन्हें मुक्ति मिल गई, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। तहखाने में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। ईएमएफ मीटर की रीडिंग सामान्य हो गई और हवा में अब वो घुटन महसूस नहीं हो रही थी। गुप्त मार्ग का दरवाजा भी खुल गया था। वे अब बाहर निकल सकते थे। रानी मृणलिनी और उनके बच्चों की आत्माओं के गायब होते ही तहखाने में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में जो भारीपन और ठंडक थी वो अब नहीं थी। ईएमएफ मीटर सामान्य रीडिंग दिखा रहा था और स्पिरिट बॉक्स से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। समीर और प्रिया, जो कुछ देर पहले तक भय से कांप रहे थे, अब राहत की सांस ले रहे थे। आरव के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। उसने न केवल एक रहस्य को उजागर किया था, बल्कि सदियों से भटक रही आत्माओं को मुक्ति भी दिलाई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच था, समीर ने कहा। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी कांप रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ देखूंगा। ये एक अविश्वसनीय अनुभव था, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। हमने आत्माओं को शांति दिलाई। आरव ने राजा विक्रम सिंह की वसीयत और रानी के लॉकेट को सावधानी से अपने बैग में रखा। ये सब हमारे शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये साबित करता है कि पैरानॉर्मल घटनाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उनके पीछे अक्सर एक दर्दनाक मानवीय त्रासदी छिपी होती है। वे तीनों गुप्त मार्ग से बाहर निकले और पुस्तकालय में वापस आ गए। पुस्तकालय में भी अब वो अजीब सी घुटन नहीं थी। हवा हल्की और ताजी महसूस हो रही थी, मानो महल ने खुद एक गहरी सांस ली हो। वे महल से बाहर निकलने के लिए मुख्य द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही वे महल के मुख्य हॉल से गुजर रहे थे, आरव को लगा जैसे उसने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी हो। धन्यवाद। ये इतनी धीमी आवाज थी कि वो निश्चित नहीं था कि उसने उसे सुना भी था या नहीं, लेकिन उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिली। जब वे महल से बाहर निकले तो सूरज ढल चुका था और आसमान में तारे चमक रहे थे। महल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था जितना पहले लग रहा था। उसकी दीवारों पर अब भी उदासी थी, लेकिन उसमें अब वो भयावता नहीं थी। उनकी गाड़ी में बैठकर वे वापस शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में कोई नहीं बोला। हर कोई अपने अपने अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहा था। समीर, जो पहले संशयवादी था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। प्रिया, जो पहले से ही विश्वास करती थी, अब और भी ज्यादा दृढ़ हो गई थी। और आरव, जिसने हमेशा सच्चाई की तलाश की थी, उसे अब एक नई दिशा मिल गई थी। अगले कुछ दिनों में आरव ने अपनी टीम के साथ राजगढ़ पैलेस के बारे में अपनी खोजों को एक विस्तृत रिपोर्ट में संकलित किया। उन्होंने राजा विक्रम सिंह की डायरी, वसीयत,
और रानी के लॉकेट को सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया। उनकी रिपोर्ट ने इतिहासकार, समुदाय और पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं के बीच हलचल मचा दी। कुछ लोग संशयवादी रहे, लेकिन कई लोगों ने आरव के काम की सराहना की। आरव ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और राजगढ़ पैलेस के इतिहास को संरक्षित करने का आग्रह किया। उसने सुझाव दिया कि महल को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहां लोग रानी मृणलिनी और उनके बच्चों की दुखद कहानी के बारे में जान सके। प्रशासन ने आरव के सुझाव पर विचार किया और कुछ समय बाद राजगढ़ पैलेस को एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। आरव और उसकी टीम ने अपनी खोज जारी रखी, लेकिन राजगढ़ पैलेस का अनुभव उनके लिए हमेशा खास रहा। ये सिर्फ एक भूतिया महल का रहस्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसने उन्हें मानवीय भावनाओं की गहराई और आत्माओं की मुक्ति की शक्ति का एहसास कराया था। राजगढ़ पैलेस अब एक शांत जगह बन चुका था। दिन के समय यहाँ पर्यटक आने लगे थे, जो महल की भव्यता और उसकी दुखद कहानी के बारे में जानने आते थे। रात के समय भी अब यहाँ से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आती थी। महल की हवा में अब उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। लेकिन कुछ कहानियां कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी कभी पूर्णिमा की रात को जब महल पर चांद की रोशनी पड़ती थी, तो कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने महल की सबसे ऊंची खिड़की से एक हल्की सी चमक देखी। एक चमक जो किसी माँ के प्यार और उसके बच्चों की हंसी की याद दिलाती थी। और कुछ स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप रात के सन्नाटे में महल के पास से गुजरें, तो आपको हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देगी, जैसे कोई कह रहा हो, हम मुक्त हैं। राजगढ़ पैलेस अब सिर्फ एक भूतिया महल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां एक दुखद अतीत को शांति मिली थी और जहां आत्माओं को अंततः मुक्ति मिली थी। लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इतिहास की परतों में न जाने कितने ऐसे रहस्य छिपे हैं, जो बस एक साहसी आत्मा का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें उजागर कर सके और उन्हें शांति दिला सके। और शायद कुछ कहानियां हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं, एक चेतावनी के रूप में, एक रहस्य के रूप में, या सिर्फ एक याद के रूप में।